आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही अजीब सी घटना से शुरुआत करने वाले हैं। मतलब हम सब अगर कल्पना करें कि कोई बाजार जाए, अपनी मेहनत की कमाई से कुछ जरूरी सामान खरीदे और उसे लेकर घर की ओर निकले। लेकिन जब वो इंसान घर पहुंचकर उस सामान को देखे तो पाए कि वो आधा गायब हो चुका है। अरे बाप रे। हाँ, और सबसे बड़ी बात, रास्ते में बर्तन में कोई छेद नहीं था, कोई रिसाव नहीं हुआ, किसी ने चोरी भी नहीं की, फिर भी सामान रहस्यमयी तरीके से आधा हो गया। मतलब ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी जादू टोने या किसी जासूसी कहानी की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में घबरा जाएगा। बिल्कुल घबराएगा। या फिर उसे बहुत तेज गुस्सा आएगा कि उसके साथ कोई बड़ा धोखा हुआ है। सही बात है। और यही हमारी आज की इस गहरी चर्चा का शुरुआती बिंदु है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक दस्तावेज है। हाँ जी। ये दस्तावेज हमें बताता है कि कैसे एलपीजी गैस, यानी वही गैस जिस पर आज हमारे घरों में खाना पकता है, उसकी खोज की कहानी किसी बहुत बड़ी प्रयोगशाला की योजना नहीं थी। अच्छा। जी हाँ, वो इसी आधे गायब हुए सामान की शिकायत से शुरू हुई थी। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे साल 1910 में डॉक्टर वॉल्टर ओ स्नेलिंग ने वाष्पीकरण यानी इवैपोरेशन की एक आम सी लगने वाली लेकिन बेहद झुंझलाहट भरी समस्या की जड़ तक जाकर पूरी दुनिया को एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी ईंधन दे दिया। और मुझे लगता है इस कहानी का सबसे आकर्षक पहलू यही है कि विज्ञान हमेशा किसी अत्याधुनिक प्रयोगशाला के बंद दरवाजों के पीछे शुरू नहीं होता। कई बार ना सबसे बड़ी वैज्ञानिक क्रांतियां एक बहुत ही आम इंसान की एक बहुत ही साधारण सी रोजमर्रा की परेशानी से जन्म लेती हैं। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए सीधे उस इंसाइटिंग इंसिडेंट पर चलते हैं जिसने इस पूरी खोज की नींव रखी। हाँ, चलिए। तो स्रोत के अनुसार ये पूरी कहानी 1910 में तब शुरू हुई जब एक ग्राहक ने एक बड़ी अजीबोगरीब शिकायत दर्ज कराई। उस दौर में मोटर गाड़ियां नई आनी शुरू ही हुई थीं। हाँ, सही है। उस ग्राहक का कहना था कि उसने अपनी गाड़ी के लिए गैलन भरकर पेट्रोल खरीदा था, लेकिन जब वो उसे लेकर घर पहुंचा तब तक उसके द्वारा खरीदा गया लगभग आधा पेट्रोल गायब हो चुका था। ओहो, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि 1910 के उस दौर में पेट्रोल और रसायनों को लेकर ना आम लोगों की समझ आज जैसी वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं थी। हाँ, आज तो हमें पता है। बिल्कुल। आज हम जानते हैं कि पेट्रोल या स्पिरिट को खुला छोड़ने पर क्या होता है, लेकिन उस समय एक आम ग्राहक के लिए ये किसी चमत्कार, काले जादू या सीधे सीधे धोखे से कम नहीं था। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो कल्पना कीजिए कि किसी ने पूरी बोतल भरकर पानी खरीदा हो और बिना ढक्कन खोले, बिना एक भी बूंद गिराए जब वो घर पहुंचे तो देखे कि बोतल आधी खाली है। बाप रे। उस ग्राहक के लिए ये स्थिति कितनी ज्यादा झुंझलाहट भरी रही होगी। उसका ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक था कि या तो उसे ठगा गया है या फिर पेट्रोल बेचने वाले ने जानबूझकर कम मात्रा दी है। हाँ, और इस तरह की शिकायतें अक्सर कंपनियों द्वारा ये कहकर खारिज कर दी जाती हैं कि ग्राहक को कोई गलतफहमी हुई है। बिल्कुल। लेकिन जैसा मैं बता रहा था, अक्सर वैज्ञानिक खोजें किसी शून्य में नहीं होती, वे ऐसी ही व्यावहारिक समस्याओं से बाहर निकलती हैं। सही बात है। अगर उस ग्राहक ने वो शिकायत ना की होती या उस शिकायत को महज एक पागलपन समझकर दबा दिया गया होता तो शायद ऊर्जा का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस समय ये शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंची जिसने इसे खारिज नहीं किया। यहीं पर हमारे कहानी के नायक डॉक्टर वॉल्टर ओ स्नेलिंग की एंट्री होती है, जो पेशे से एक रसायनज्ञ थे। उस ग्राहक की अजीबोगरीब शिकायत को अनसुना करने या उसे पागल करार देने के बजाय डॉक्टर स्नेलिंग ने इसके पीछे के असली कारण को जानने का फैसला किया। और डॉक्टर स्नेलिंग का ये कदम ना एक विश्लेषणात्मक दिमाग की सटीक पहचान है। वो कैसे? मतलब एक आम इंसान जहां केवल समस्या, नुकसान या धोखा देखता है, एक वैज्ञानिक दिमाग वहां एक अनसुलझी पहेली देखता है। डॉक्टर स्नेलिंग ने यह मान लिया कि अगर पेट्रोल गायब हो रहा है तो भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार वो ब्रह्मांड से तो मिट नहीं सकता। बिल्कुल, कुछ तो हुआ होगा। तो उन्होंने इस घटना के पीछे की असली वजह को समझने के लिए पेट्रोल के रासायनिक व्यवहार का गहराई से अध्ययन करने का निर्णय लिया। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या स्नेलिंग को पहले से कोई अंदाजा था कि पेट्रोल के अंदर कुछ और भी हो सकता है?
मेरा मतलब है, क्या अलग अलग तापमान पर पेट्रोल के साथ प्रयोग करना महज एक हिट एंड ट्रायल या तुक्का मारना था ताकि ये देखा जा सके कि पेट्रोल किस बिंदु पर उड़ना शुरू करता है? अच्छा सवाल है। या फिर इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी? ये सिर्फ हिट एंड ट्रायल बिल्कुल नहीं था। देखिए, उस समय तक रसायन विज्ञान ये तो जानता था कि कच्चे तेल से कई चीजें निकलती हैं। लेकिन डॉक्टर स्नेलिंग ने जो शोध शुरू किया वो बहुत सुव्यवस्थित था। उन्होंने वाष्पीकरण की समस्या पर अपना शोध केंद्रित किया। स्नेलिंग का अलग अलग तापमान पर प्रयोग करना ये दर्शाता है कि वे केवल ये नहीं जानना चाहते थे कि पेट्रोल क्यों उड़ रहा है। तो और क्या जानना था उन्हें? वो ये जांचना चाहते थे कि वो तरल असल में है क्या चीज। वे उसके उबलने के बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट को खोजना चाहते थे। बॉइलिंग पॉइंट? लेकिन ग्राहक का पेट्रोल तो सामान्य मौसम में रास्ते में ले जाते वक्त गायब हुआ था ना? हाँ। वहां तो कोई आग या स्टोव नहीं था जिस पर पेट्रोल उबल रहा हो। और यही पर विज्ञान का वो पेंच है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा। जब हम उबलने या बॉइलिंग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता हुआ पानी आता है। बिल्कुल वही आता है। लेकिन रसायन विज्ञान में हर तरल का उबलने का तापमान अलग होता है। डॉक्टर स्नेलिंग ये जांचना चाहते थे कि क्या पेट्रोल कोई एक शुद्ध तरल है जैसे कि पानी, या फिर ये कई अलग अलग चीजों का एक सूप या मिश्रण है जिनके उबलने के तापमान बहुत कम है। ओहो, तो क्या हम पेट्रोल को एक ऐसे डिब्बे की तरह मान सकते हैं जिसमें अलग अलग आकार और स्वभाव की गेंदें रखी हैं? बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब कुछ गेंदें भारी और शांत हैं, लेकिन कुछ गेंदें इतनी हल्की और चंचल हैं कि उन्हें अगर जरा सी भी गर्मी मिले, यहाँ तक कि बाहर के सामान्य मौसम की गर्मी, तो वे डिब्बे से बाहर छलांग लगा देती हैं। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। डॉक्टर स्नेलिंग ने अपने प्रयोगों में बिल्कुल यही पाया। उन्होंने पेट्रोल के उस नमूने को लिया और उसे एक शीशे के उपकरण में रखकर बहुत ही नियंत्रित तरीके से धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। अच्छा। ये देखने के लिए कि किस तापमान पर कौन सी गेंद बाहर छलांग लगाती है। इसे विज्ञान की भाषा में डिस्टिलेशन कहते हैं। तो जब स्नेलिंग ने इस सूप को या इस गेंदों के डिब्बे को जांचा तो उनके परिणाम क्या निकला? क्योंकि स्रोत कहता है कि यहीं पर उन्हें अपना सबसे बड़ा आहा मोमेंट मिला। हाँ, उनका ये रहस्योद्घाटन रसायन विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने पाया कि जिसे उस समय का समाज और वो ग्राहक महज पेट्रोल समझ रहा था, वो कोई एक शुद्ध तरल नहीं था। तो फिर क्या था? उसके अंदर कई चंचल गेंदें यानी अन्य गैसें भी घुली हुई थीं। उनके अध्ययन से ये बात सामने आई कि उस पेट्रोल के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन नाम के हाइड्रोकार्बन बड़ी मात्रा में मौजूद थे। प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी वो गायब होने वाला आधा पेट्रोल असल में पेट्रोल था ही नहीं था। वो तो गैसें थीं जो तरल के वेश में छिपी हुई थीं। बिल्कुल। और उन गैसों की खासियत क्या है? उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए प्रोपेन लगभग -42 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगती है और ब्यूटेन 0 के आसपास। इसका मतलब है कि हमारे सामान्य कमरे के तापमान पर ये दोनों रसायन तरल रूप में रह ही नहीं सकते। बाप रे। वे पागलों की तरह गैस बनने के लिए बेताब रहते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब वो बेचारा ग्राहक जो बाजार से गैलन भरकर पेट्रोल लाया था, वो रास्ते में किसी चोरी का शिकार नहीं हुआ, बल्कि वो रसायन विज्ञान के नियमों का शिकार हुआ। बिल्कुल सही। जो हिस्सा उसे पेट्रोल लग रहा था वो दरअसल प्रोपेन और ब्यूटेन था, जो उस दिन के सामान्य तापमान की वजह से उबलकर गैस बनकर हवा में उड़ गया था। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में द्रव्यमान या मास का नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि अवस्था में बदलाव हो रहा था। तरल से गैस, ग्राहक का आधा पेट्रोल गायब होना, प्रोपेन और ब्यूटेन का सामान्य तापमान पर वाष्पीकृत होकर हवा में घुल जाना था। डॉक्टर स्नेलिंग ने उस झुंझलाहट भरी शिकायत को एक ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत से जोड़ दिया था। लेकिन अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो ये सिर्फ एक वैज्ञानिक व्याख्या बनकर रह जाती। हाँ, वो तो है। स्नेलिंग ग्राहक को बता देते कि भाई तुम्हारा पेट्रोल चोरी नहीं हुआ, वो उड़ गया है, और बात खत्म हो जाती। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में यही करते कि या तो डिब्बे को और कसकर बंद करने की सलाह देते या पेट्रोल को ठंडा रखने को कहते। बिल्कुल। लेकिन स्नेलिंग की सोच इसके आगे गई। और यही वो बिंदु है जहां एक अच्छे शोधकर्ता और एक विजनरी इंसान के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आता है। स्रोत के अनुसार उस समय तेल उद्योग को इस उड़ने वाली चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता था। अच्छा, उन्हें पता था? हाँ, वे इसे वेदरिंग कहते थे, लेकिन उनका नजरिया अलग था। जब तक डॉक्टर स्नेलिंग ने यह शोध नहीं किया था, तब तक पेट्रोल के उड़ जाने वाले इस हिस्से को सिर्फ एक नुकसान या एक खतरनाक समस्या माना जाता था। तो उद्योग के लिए वो महज कचरा था जो हवा में उड़ रहा था। हाँ,
उन्हें लगता था कि ये वाइल्ड गैस है जो उनके मुख्य उत्पाद यानी पेट्रोल को अस्थिर बनाती है और समझकर फेंक देते थे। और यहीं पे स्नेलिंग का दिमाग एक अलग दिशा में दौड़ा। इन गैसों को बेकार समझकर हवा में उड़ जाने देने या फेंक देने के बजाय उन्होंने एक बहुत ही अलग विचार पर काम किया। उन्होंने इन गैसों को इकट्ठा करके एक बिल्कुल अलग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की सोची। लेकिन मुझे यहाँ एक व्यावहारिक समस्या दिखाई दे रही है। कौन सी समस्या? गैस को तो पकड़ना मुश्किल है ना, और अगर पकड़ भी लिया तो वो इतनी ज्यादा जगह लेगी कि उसे गाड़ियों में या घरों तक पहुंचाना नामुमकिन होगा। तो इसका समाधान क्या था? एलपीजी में जो एल है उसका यहाँ क्या रोल है? ये इस पूरी खोज का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि गैस बहुत ज्यादा जगह घेरती है। हाँ, डॉक्टर स्नेलिंग ने पहचान लिया था कि प्रोपेन और ब्यूटेन में ऊर्जा तो कूट कूट कर भरी है, ये बहुत शानदार ईंधन बन सकते हैं, लेकिन इन्हें स्टोर कैसे किया जाए? वही तो। यहाँ स्नेलिंग ने एक और भौतिक नियम का इस्तेमाल किया और वो था दबाव। दबाव यानी उन चंचल गेंदों को वापस डिब्बे में शांत बैठने के लिए मजबूर करना। ठीक है, सही। विज्ञान का नियम है कि अगर आप कुछ विशिष्ट गैसों पर बहुत अधिक दबाव डालें, उन्हें कसकर एक छोटे बर्तन में दबाएं, तो वे वापस तरल अवस्था में बदल जाती हैं। ओहो, क्या बात है। स्नेलिंग ने यही किया। उन्होंने उन उड़ती हुई गैसों को पकड़ा और उन पर इतना दबाव डाला कि वो सिकुड़कर वापस तरल बन गई। और यहीं से नाम आया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी। लिक्विफाइड यानी जिसे दबाव डालकर तरल बना दिया गया हो। ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि जब हम उस गैस को तरल बना देते हैं तो हम बहुत सारी ऊर्जा को एक बहुत छोटी सी जगह में पैक कर सकते हैं। बिल्कुल। तभी तो हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आता है वो इतना भारी होता है और उसे हिलाने पर अंदर पानी जैसी आवाज आती है। 100% सही। जब वो गैस सिलेंडर के अंदर भारी दबाव में होती है तो वो तरल होती है, लेकिन जैसे ही आप गैस स्टोव का नॉब खोलते हैं वो दबाव कम हो जाता है। उन प्रोपेन और ब्यूटेन की गेंदों को फिर से आज़ादी मिल जाती है और वे तुरंत वापस गैस में बदलकर बर्नर तक पहुंचती हैं, जहां आप उन्हें जलाते हैं। मतलब जो चीज अभी तक लोगों के लिए और उस पहले ग्राहक के लिए महज एक सिरदर्द थी, हाँ, जो हवा में उड़कर नुकसान कर रही थी, उसे स्नेलिंग ने एक नए, सुरक्षित और बेहद उपयोगी उत्पाद में बदल दिया। क्या महान आविष्कारों की यही पहचान नहीं है कि वे समस्या को एक संसाधन बना देते हैं? अगर हम इसे इतिहास और नवाचार के पन्नों से जोड़कर देखें तो असली क्रांति यही है, बेकार समझी जाने वाली चीज का नया उपयोग खोजना। बिल्कुल सही। स्नेलिंग ने यह पहचान लिया कि जो प्रोपेन और ब्यूटेन हवा में उड़कर बर्बाद हो रहे हैं, वे अपने आप में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली ईंधन बन सकते हैं। और इसी नजरिए के बदलाव ने एक ऐसे उद्योग को जन्म दिया जो आज दुनिया के करोड़ों घरों की रसोई चला रहा है। तो चलिए इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक बार संक्षेप में समेटते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी 1910 के दशक की एक साधारण सी शिकायत से, जहां एक ग्राहक का आधा खरीदा हुआ पेट्रोल घर पहुंचते पहुंचते हवा में गायब हो गया था। उस समय किसी को सटीक रूप से नहीं पता था कि ये कैसे और क्यों हो रहा है। फिर डॉक्टर वॉल्टर ओ स्नेलिंग ने इस पहेली को सुलझाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने रासायनिक व्यवहार और वाष्पीकरण का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया। हाँ। उन्होंने डिस्टिलेशन के जरिए अलग अलग तापमान पर प्रयोग किए और ये खोज निकाली कि पेट्रोल एक मिश्रण है जिसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी कम बॉइलिंग पॉइंट वाली गैसें मौजूद हैं। और यही वो चंचल गेंदें थीं जो सामान्य कमरे के तापमान पर पेट्रोल से अलग होकर हवा में उड़ जाती थीं। लेकिन कहानी का सबसे क्रांतिकारी मोड़ तब आया जब स्नेलिंग ने उन बेकार और खतरनाक उड़ने वाली गैसों को व्यर्थ जाने देने के बजाय उन्हें पकड़ा। बिल्कुल। और सिर्फ पकड़ा ही नहीं, बल्कि दबाव के सिद्धांत का इस्तेमाल करके उन्हें वापस लिक्विफाई कर दिया। इससे वे गैसें आसानी से स्टील के सिलेंडरों में भरी जा सकी और परिवहन के योग्य बन गई। दुनिया को एलपीजी के रूप में एक नया, सुरक्षित और आसानी से ले जाया जा सकने वाला शक्तिशाली ईंधन मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ये सफर केवल एक रासायनिक खोज का नहीं है, ये स्पष्ट रूप से एक नजरिए के बदलाव का भी सफर है। बिल्कुल है। ये हमें बताता है कि कैसे जिज्ञासा, सही सवाल पूछने की क्षमता और समस्या के मूल तंत्र को समझने की जिद पूरी दुनिया को बदल सकती है। और ये भी कि विज्ञान हमेशा बड़ी प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि कई बार एक आम ग्राहक की शिकायत के पन्नों में भी छिपा हो सकता है। स्नेलिंग का यह सफर हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े समाधान उन चीजों में छिपे होते हैं जिन्हें हम समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत ही उम्दा बात कही आपने।
और इस बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जहन में आता है। वो क्या? जरा सोचिए, आज हमारे आसपास ऐसी कितनी ही चीजें होंगी जिन्हें हम महज कचरा, बेकार या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्या समझते हैं। सोचने वाली बात है। चाहे वो उद्योगों से निकलने वाला धुआं हो या हमारे घरों का कचरा, क्या पता डॉक्टर स्नेलिंग जैसे किसी नए विश्लेषणात्मक नजरिए से देखने पर आज की कोई बड़ी समस्या कल के किसी नए क्रांतिकारी आविष्कार का कच्चा माल साबित हो। बिल्कुल हो सकता है। तो अगली बार जब कोई चीज आपकी उम्मीद के मुताबिक काम न करे या रास्ते में कोई सामान गायब हो जाए, तो सिर्फ झल्लाने से पहले याद कीजिएगा, हो सकता है कि वहां कोई नया विज्ञान आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो।